हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आगे लॉज ऑफ मोशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है अपना अगला टॉपिक स्यूडो फोर्स। तो पिछला हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, ये सब कांस्टेंट प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस हो गया था। अब हम लोग को बात करना है स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स क्या होता है? देखो, स्यूडो का मतलब होता है नकली। स्यूडो वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा, जैसे तुम लोग बायो में पढ़ा होगा स्यूडो आर्म वगैरह में भी आएगा। तो स्यूडो वर्ड कहीं भी आ जाएगा। स्यूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है। जैसे वो तुमसे स्यूडो प्रेम करती है, स्यूडो, तो वो स्यूडो ही है। वो जो प्रेम है उसका वो स्यूडो है, नकली है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। वही बात यहाँ पे स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, तो सोचा हुआ फोर्स है ये। इट अराइजेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को ठीक करने के लिए कौन आता है खेल में? स्यूडो फोर्स आता है, ठीक है। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जिस भी फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें जो स्यूडो फोर्स लगता है उसका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट विद ऑब्जर्वेशन एंड गिवन। गिवन मतलब आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या होता है स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो बता ही दिया, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, और अपोजिट टू दी ऑब्जर्वर, अपोजिट टू दी ऑब्जर्वर होता है। आगे देख लेंगे कैसे क्या होता है। तो एक कहानी देखा जाए, एक कहानी में अपने पास कुछ किरदार है। सबसे पहले ये है अपने पास, इसको हम लोग बोलेंगे सुंदरी, इसका नाम क्या है? सुंदरी, ठीक है। फिर ये है अपने पास, इसका नाम है गेंदा भैया। ये है अपने पास, इसका नाम है छोटा चेतन, और ये तुम है, ठीक है। तुम जैसे भी अपने आप को समझ लो, ये तुम है। अब क्या है अपने पास देखना है, सुंदरी अपनी जगह पे खड़ी है। सुंदरी अपनी जगह पे ऐसे खड़ी है, हाथ पे ऐसे फोल्ड करके खड़ी है सुंदरी और इधर से तीन लोग इसके तरफ आ रहे हैं। तो तीन लोग में जो सबसे पहले गेंदा भी है अपने पास, उसके पास गेंदा पे दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनके पास क्या है? एक्सेलरेशन ए है। तो दौड़ते हुए आ रहे किस एक्सेलरेशन? ए एक्सेलरेशन से। एक है छोटा चेतन जिसका एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वो भी चलता हुआ आ रहा है कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो भी मूव करता हुआ आ रहा है। उसके बाद एक और है, इसी के जेंडर की है, तो इसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अपनी जगह पे खड़ी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रेस्ट में। तो सुंदरी अपनी जगह पे खड़ी थी और उसके तरफ तीन लोग थे, मतलब उसके अपोजिट साइड में तीन लोग थे। एक थे गेंदा भैया, एक थे छोटा चेतन, और एक था कोई, तुम ही अपने आप को मान लो। तो जो गेंदा भी है वो दौड़ते हुए आ रहे कि भाई सबसे पहले हमको पहुंचना है सुंदरी के पास, और ये आराम से चल रहा था कि भाई आगे वाला रुकी है, पीछे वाला बहुत दूर है, तो आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा था, और ये जो भी है वो रेस्ट में है, ठीक। अब जब तीनों लोग सुंदरी की तरफ आ रहे होंगे तो देखने को क्या मिलेगा? तो कुछ ऑब्जर्वेशन अपना होगा, वो ऑब्जर्वेशन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास इनर्शियल फ्रेम। तो जो ये है जो इनर्शियल फ्रेम में है, ये छोटा चेतन भी इनर्शियल फ्रेम में है, लेकिन जो गेंदा भी है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। तो कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन है, जैसे मान लो अगर हम दौड़ रहे हैं ए एक्सेलरेशन से और हम दुनिया को देखेंगे तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। मेरे पास अगर एक्सेलरेशन है तो वही एक्सेलरेशन दूसरे के पास आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम बोल रहे हैं, ट्रेन में तुम लोग बैठा होगा, ट्रेन में, बस में, बाइक में, कहीं बैठा होगा, तो हम अगर बैठे हैं हम तो रेस्ट में है ना भाई। हम बैठे हैं अगर तो हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन अगर जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बाहर कोई दिखाई दे दिया हमको और उसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? ऐसे मतलब थोड़ा सा, मान लो अगर ऐसे हम देख लें किसी को, तो ऐसे धीरे धीरे वो पार करता हुआ पार होगा ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि उसका मोशन अपोजिट इस डायरेक्शन में हो रहा है। हम तो सीधा जा रहे हैं लेकिन उसका मोशन इस डायरेक्शन में होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि मेरे नज़र में क्या देखने को मिल रहा है तो मेरे नज़र में अगर मान लो हम ट्रेन में ऐसे बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं हम, और जिस चीज़ पे हम बैठे हैं वो आगे की तरफ मोशन कर रहा है, तो साइड में जो भी चीज़ है हमको ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है हमको ऐसा लगेगा। तो हमको जो लग रहा है वही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि मेरे नज़र से दुनिया कैसा दिख रहा है। तो वही बात यहाँ पे जब हम लोग उस मूव कर रहे हैं तो वो है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का हो जाएगा, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होगा नॉन इनर्शियल। तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे या फिर जब हम रेस्ट में रहेंगे तो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन से मूव करते हुए दुनिया को देखेंगे तो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब होता क्या है इन दोनों में फ़र्क, वो देखा जाए तो जब हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं तब अपने पास दो लोग हैं, एक है तुम और एक है छोटा चेतन। तो उस समय उस केस में जो अपने पास एक्सेलरेशन है किसका? इसका, तो कितना है? 0। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं
कि भाई ये जो है और जो छोटा चेतन है उन दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे भाई, सेकेंड लॉ क्या होता है, F=m है, तो उन दोनों केस में ये देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास, वो एक्सेलरेशन क्या देंगे, क्योंकि भाई हम इस तरफ एक्सेलरेट करें लेकिन दुनिया किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दुनिया कैसा दिखाई देगा हमको, -a के एक्सेलरेशन के साथ। समझ आ रहा बात, हम जा रहे हैं अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इधर गए तो दुनिया हमको इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर एक्सेलरेशन माइनस हो गया, लेकिन क्या फोर्स है कुछ वहाँ पे, कोई फोर्स तो है ही नहीं। तो भाई अगर एक्सेलरेशन है और कोई फोर्स नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। और एक्सेलरेशन है और कोई फोर्स नहीं है, मतलब अगर हम सिंपल फार्मूला लिखने जाएंगे, F क्या होता है, तो F m में होता है। तो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई मास तो कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो किसको होना पड़ेगा, अगर फोर्स को जीरो होना है तो एक्सेलरेशन को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स तो जीरो है, ठीक है, फोर्स जीरो है, मास कभी जीरो हो नहीं सकता और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, तो फोर्स जीरो कैसे। तो यही जो बात है यही फंसा देता है यहाँ पे ये न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो तो फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई एक्सेलरेशन है कुछ अपने पास, लेकिन यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। ये बात तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बात जब समझ नहीं आ रहा है तो इस फोर्स को हमको जीरो नहीं करना है, इस फोर्स को हमको क्या लिखना है, इस फोर्स को हमको लिखना है स्यूडो फोर्स। अब वो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, तो मास तो कभी जीरो नहीं होगा और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, -a। तो कुल मिला के जो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -ma। ये है अपने पास स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स रियल में है ही नहीं, स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स। हम ऐसा मानेंगे कि जैसे जो भी चीज़ दुनिया में एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है, स्यूडो फोर्स। रियल में वो फोर्स है ही नहीं भाई, बस हम मान रहे हैं अपनी चीज़ों को सही करने के लिए कि हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो अजम्पशन वो सब सही बैठे, इसलिए हम इस फोर्स को खेल में ले आते। तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया, स्यूडो फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -ma। और एक इसका ऑब्जर्वर का होता है, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब देखो सिचुएशन क्या देखा जाए यहाँ पे, अब इन दोनों को तो हटा दिया जाए क्योंकि ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इन दोनों कहानी खत्म। अब इसको देखा जाए नॉन इनर्शियल। अगर ये दौड़ता हुआ जा रहा है, मतलब गेंदा भी अगर दौड़ता हुआ जा रहा है और ये मतलब अपने पैरों को नहीं देखे, ये ऐसे दुनिया को देखेगा, दुनिया को देखेगा तो क्या इसको इस अपोजिट मतलब इसके तरफ आते हुए दिखाई देगा। सेम कहानी अगर ये गेंदा भी है सुंदरी को देखेगा तो सिंदूरी इसको अपने तरफ आते हुए दिखाई देगी। तो इसको जब अपने तरफ आते हुए दिखाई देगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -a, क्योंकि भाई इसका a है तो इधर क्या हो जाएगा, -a। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, तो सुंदरी का मास और उसका एक्सेलरेशन कितना, -a। तो मतलब गेंदा भी खुश हो जाएंगे ये देखते हुए कि सुंदरी इसके तरफ खींचे चले आ रही है। और क्या फोर्स से खींचे चले आ रही है, तो स्यूडो फोर्स से खींचे चले आ रही है। ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, इमेजिनरी फोर्स है जो ये इमेजिन कर पा रहा है। ये भी अपने आप को बेवकूफ़ बना ले रहा है कि खींचे चले आ रही है, ये सोचते हुए कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, स्यूडो फोर्स। जिस तरीके से फोर्स ख्याली है उस तरीके से इसका प्रेम भी ख्याली निकल गया कि भाई खींचे चले आ रही है। तो वो जो खींचे चले आ रही है, चाहे ये हो चाहे दुनिया हो, वो खींचे चले आने का फोर्स फॉर्मूला क्या है, -ma। और ये m का एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर ये। तो भाई जितना एक्सेलरेशन इसका होगा ना उतना ही एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन हम बोल देते हैं कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, और मास किसका ले लेंगे, मास भी सुंदरी का, क्योंकि इसके नज़र से देखेंगे तो इस तरफ खींचे चले आ रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करते समझ आया होगा। अब इसी एग्जांपल को हम लोग एक बार लिफ्ट में भी समझ लिया जाए। लिफ्ट में क्या हो गया, तो लिफ्ट के लिए हम लोग दो सिचुएशन लिए। ये अपने पास लिफ्ट, इसके अंदर एक मास टंगा हुआ है और जिसके ऊपर इधर डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg लग रहा है और पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखेंगे तो लगने वाला फोर्सेस क्या क्या हो जाएगा वो देखा जाए। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ दो फोर्स है अपने पास, एक है मतलब फोर्स अगर बात करेंगे तो दो फोर्स अपने पास T है और mg है। तो दोनों में जीत कौन रहा है, जीत रहा ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर, हम बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर से देखेंगे तो पूरा सिस्टम हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों में जीत कौन रहा, T, और किसको माइनस करेंगे, mg, और किसके बराबर हो जाएगा, ma के। तो कुल मिला के यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + j। तो जो टेंशन है, टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन। कब, बाहर से ऑब्जर्व करने पे, बाहर से हम ऑब्जर्व किए तो एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जा रहा है। अब हम अंदर चले गए तो हम अब इस चीज़ को देखेंगे तो मेरे नज़र में ये तो रेस्ट में है, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा, ये जो पार्टी कहीं मूव नहीं कर रहा। तो इस केस में जो टेंशन है कितना आ जाएगा, mg। लेकिन इस पूरे को हम एक्सेलरेट कराते हैं, अगर हम पूरे को एक्सेलरेट करा दिए तो साथ में हम भी ऊपर जा रहे हैं, मेरा भी एक्सेलरेशन है। लेकिन लिफ्ट के अंदर अगर हम इस सिचुएशन को देखेंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा।
तो भाई कहानी सेम है, मतलब इसमें भी टांग के रखे हैं, इसमें भी टांग के रखे हैं, बस हम अपना जगह बदल रहे हैं। एक बार हम बाहर से देख रहे हैं, एक बार हम लिफ्ट के अंदर से देख रहे हैं। तो जब हम बाहर से देख रहे हैं तो टेंशन ये हो गया, जब हम लिफ्ट के अंदर जाके देख रहे हैं तो टेंशन ये हो गया। तो सही कौन सा है भाई? दोनों सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन फॉर्मूला दोनों अलग अलग आ रहा है। तो सही कौन सा है? तो सही ये वाला है और ये वाला गलत है। अब ये वाला गलत कैसे है, ये वाला सही कैसे है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। अब जैसे देख लो यहाँ पे जो कहानी लिखा, क्या लिखा? फॉर सेम सिचुएशन टी डिफरेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इट वॉज फाउंड सिचुएशन वन इज करेक्ट देन व्हाट्स रॉन्ग इन सेकेंड। तो पहला प्रैक्टिकली देखा गया ये सही है, तो इसमें क्या गलती वो देख लिया जाए, उस गलती को डिस्कस कर लिया जाए। तो इस गलती में ये कह रहा है कि न्यूटन का जो लॉ है होल्ड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर देन टू अप्लाई इट फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम वी यूज ट्यूटोफोर। तो इसमें अब सबसे बड़ा चीज़ क्या पता चला कि जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का कौन सा लॉ के बारे में बात करें? सेकंड लॉ के बारे में बात करें। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ केवल किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग? इनर्शियल फ्रेम के लिए। जहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाएगा, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो पार्टी गलत होने लगेगा। तो हमको अगर वहाँ पे भी अप्लाई करना है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस ऑफ एम ए। बात समझ आए? हमको अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करना है तो वहाँ पे हम लोग फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे? स्यूडो फोर्स लिखेंगे। तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम ए, जिसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब इन जो हम लोग स्यूडो फोर्स देखे उसी को दोनों सिचुएशन में अप्लाई करके देखा जाए। तो दोनों सिचुएशन में अप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? तो जैसे देखो ये गेंदा भी हो गया, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। गेंदा भी ए एक्सेलरेशन से और सुंदरी रुकी हुई थी, लेकिन गेंदा भैया को क्या प्रेयर होगा कि ये इसके तरफ दौड़ते हुए आ रही, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम ए, मतलब एम माइनस ऑफ एम ए। अब अपने पास क्या देखने को मिल रहा है? तो भाई स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला, जैसे देखो स्यूडो फोर्स अगर हम अप्लाई करें एम और उसका एक्सेलरेशन माइनस ऑफ, इसका फॉर्मूला माइनस ऑफ एम ए होता है। ये कुल मिला के आ गया ये, तो कुल मिला के यहाँ क्या मिल गया? एम ए इज इक्वल टू एम ए, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा। वो फोर्स क्या था अपने पास? एम ए, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस की तरफ। सेम कहानी अगर यहाँ पे हम लोग बात कर देंगे तो ये पूरा पार्टी ए ऊपर की तरफ जा रहा, पूरा सिस्टम। अब हम जब अंदर से देखेंगे ना तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लगेगा। जैसे हम बाहर से देख रहे थे तो सारा कहानी सेम आ रहा था, लेकिन जब हम अंदर से गए तो क्या देखने को मिला? टी इज इक्वल टू एम जी, जो कि गलत था। तो जब हम अंदर से देखने जाएंगे ना तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स क्या है? इमेजिनरी फोर्स। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा तो उस समय जो टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, ऊपर हो गया टेंशन और नीचे क्या लग रहा है? एफ पी प्लस एम जी। और कहीं जा तो नहीं रहा, सब तो रुका हुआ आपस में, तो रुका हुआ तो बराबर कर दिया, मतलब जितना टेंशन है उतना ये दोनों मिला के। अब यहाँ पे क्या है अपने पास? तो माइनस ऑफ एम ए फॉर्मूला होता है अपने पास, माइनस ऑफ एम ए। और ये जो पूरे पार्टी का एक्सेलरेशन हो क्या? माइनस ऑफ ए है। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो माइनस ऑफ ए ले लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। ये आ गया अपने पास एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस जी। तो दूसरे केस में भी वही अपने पास आ गया, कब? जब हम लोग क्या अप्लाई किया? स्यूडो फोर्स। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि जब कभी भी अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा तो अपने को वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्यूडो फोर्स। तभी अपना सिचुएशन सही होगा। नहीं अप्लाई करेंगे तो अपना सिचुएशन गलत हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, अपना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी हम लोग देखे समझ आएगा। अब हम लोग देख लें इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस देख लिया जाए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है देख लिया जाए भाई। तो सबसे पहले इस तरफ है अपने पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इधर है नॉन इनर्शियल। सिंपल है, न्यूटन लॉ जहाँ पे वैलिड है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है उसको हम लोग बोल देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गया कि न्यूटन लॉ अगर अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग तो इनर्शियल फ्रेम, नहीं अप्लाई कर पा रहे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा कह रहा है कि कोई परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, अपने पास कोई भी परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है इनर्शियल, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं है कि हम प्रॉपर उसको बोल दें कि ये प्रॉपर इनर्शियल ही है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हर चीज़ के पास, जैसे मान लो अगर हम यहाँ बैठे ही हुए हैं तो क्या मेरे पास अभी कुछ एक्सेलरेशन नहीं है? अगर हमको कोई चांद से जाके देखेगा तो भाई मेरे पास एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन है? जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, एवरीथिंग हैज सम एक्सेलरेशन सो ऑल फ्रेम आर नॉन इनर्शियल। तो उस हिसाब से मतलब इस नज़र से देखा जाएगा कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, तो हर एक फ्रेम क्या है अपने पास? नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर हमको इनर्शियल फ्रेम बनाना है तो हम क्या मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट फॉर जीरो। और अगर मान लो हम अर्थ पे बैठे हैं तो अगर हम जैसे हम बैठे हुए हैं, सामने मेरे कोई बैठा हुआ है, तो हम दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है।
लेकिन बाहर की नज़र से, मतलब बाहर जैसे मून वगैरह से कोई देखेगा, कोई स्पेस से हमको देखेगा तो भाई हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। अगर अर्थ मूव कर रहा है तो उसके नज़र में हम भी मूव कर रहे हैं, और जितना अर्थ का एक्सेलरेशन उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो हम लोग रुके हुए हैं। तो वही कहने का मतलब वही कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ का अपना कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए हर एक फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, अर्थ का एक्सेलरेशन किसके बराबर, 0 के, इसीलिए इसको किस में कैटेगराइज कर देते हैं, इनर्शियल फ्रेम में। ठीक, उसके बाद है अपने पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज इनर्शियल। मतलब हम ऑलरेडी किसी इनर्शियल फ्रेम में हैं और मेरे नज़र में कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। मतलब हम इनर्शियल फ्रेम में है, लेकिन मेरे नज़र में कोई चीज़ अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा, और वहाँ पे न्यूटन लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हम दोनों केस में इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, मेरे नज़र में एक बार कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट में तो वो इनर्शियल है, लेकिन मेरी नज़र से अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल है तो फिर वहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा स्यूडो फोर्स वाला कहानी समझ जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। तो फिर डिस्कस कर लेंगे जो भी हम लोग सीखे थे, पूली मास सिस्टम वाला या फिर कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम वाला, रोलर, या फिर हम लोग मल्टीपल फोर्सेस देखे थे, मतलब जितना कुछ डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल्स है वो कोशिश करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो पूली मास सिस्टम पे, और ये जो भी तुम लोगों को दिखाई देगा वो सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। और हम लोग क्या लेते हैं, याद होगा कि जो भी पुली हम लोग कंसिडर करते हैं वो पुली कैसा होता है, फ्रिक्शनलेस, मतलब आइडियल पुली होता है। आइडियल कहने का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनलेस होगा, मासलेस होगा। तो यहाँ जो भी हम लोग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं सब जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। ये सब सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है, जो पुली हम लोग लिए हैं, आइडियल पुली लिए हैं, तो उन्हीं सब सिचुएशन को लेके हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को m बना हो तो मतलब m फाइंड करना है, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, मतलब m फाइंड करना, मतलब इन दोनों क्वेश्चन में अपने को मास फाइंड करना। और कुछ ऐसा कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम पुली वाला दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, ये हमको बनाना आना चाहिए। अगर ये हमको बनाना आता है, अगर पहचानना आता है, तो हम बहुत आसानी से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे इस चीज़ को देखा जाए, अगर ये 10 kg का मास यहाँ लटका हुआ है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, इतना पता है। अब नीचे की तरफ mg लग रहा है तो इसको ऊपर बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, ऊपर बैलेंस करने के लिए टेंशन आ जाएगा। अगर इस थ्रेड में टेंशन है तो हमको ये मालूम है कि सेम थ्रेड है तो सारे थ्रेड में टेंशन होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टेंशन। तो जो टेंशन यहाँ रहेगा वही टेंशन यहाँ रहेगा, ठीक है। तो पहले इस टेंशन को निकाल लेते हैं हम लोग। अगर ये mg है तो यहाँ क्या हो गया, T इज इक्वल्स टू mg, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई कहीं मूव नहीं कर रहा। मास हो गया, g को भी हम लोग 10 ले लेंगे। तो कुल मिला के जो थ्रेड में टेंशन आ गया, इस थ्रेड में जो टेंशन आ गया कितना आ गया, 100 न्यूटन का थ्रेड का टेंशन आ गया। अब हम लोग ऊपर वाले थ्रेड के लिए बात करें क्योंकि हमको मास निकालना है। अगर ये मास निकालना है तो नीचे क्या है, mg, और ऊपर क्या है, t, इसको T1 बोल देते, ये हो गया अपना T2, T1, और ये हो गया T2। तो ऊपर लग रहा है T2। तो अगर हमको मतलब मास निकालना है तो अगर हमको T2 मालूम होना चाहिए। अगर T2 मालूम है, T2 डिवाइडेड बाई g कर देंगे तो हम लोगों का मास निकल के आ जाएगा। तो T2 कैसे मालूम होगा, तो भाई यहाँ पे भी तो क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। लेकिन ये जो T2 है किसको किसको बैलेंस कर रहा है, तो ये T2 इन दोनों T को बैलेंस कर रहा है। समझ आ रहा बात, ये जो थ्रेड है कहीं ना कहीं इन दोनों टेंशन को मैनेज कर रहा है। ये टेंशन इसको और ये टेंशन इसको, दोनों टेंशन को ये वाला अकेला टेंशन मैनेज कर रहा है। मतलब ये वाला जो थ्रेड है ये इन दोनों को मैनेज कर रहा है। तो मतलब जो T2 में लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ T1 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ T1 कहने का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 100 कहने का मतलब क्या हो गया, 200 न्यूटन का। तो जो यहाँ T2 जो लग रहा है, मतलब यहाँ जो T2 में फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन का लग रहा है, और जो अपने पास ग्रेविटी है वो 10 का है, और मास अपने को निकालना है। तो कुल मिला के मास कितने का आ जाएगा, यहाँ पे मास आएगा 20 kg का। तो ये जो m का वैल्यू आ गया कितना आ गया, 20 kg आ गया। कैसे किए समझ आया, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो हम लोग को बस डायग्राम बनाना आना चाहिए और इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देख लीजिए, यहाँ 10 kg, तो सबसे पहले जो मास दे रखा वहाँ हम डील करेंगे। अगर यहाँ 10 kg है तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लग गया, टेंशन। अब देखो ये पूरा थ्रेड सेम है, एक ही थ्रेड है, तो सब में टेंशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ t लग रहा है तो यहाँ भी t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा, और यहाँ भी t ही लगेगा। तो पूरे थ्रेड में टेंशन t ही लग रहा है, टेंशन में कोई बदलाव नहीं होना है, ठीक।
हमको बस मास निकालना। तो जैसे देखो, अगर यहाँ हम लोग आ जाएंगे, यहाँ इस मास को केवल ये वाला जो थ्रेड है वो मेंटेन कर रहा है, तो ये कितना लग रहा है, तो यहाँ पे टी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन टी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि टेंशन भी फोर्स है, एम जी टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यहाँ पे टी इज इक्वल टू एम जी करने का मास भी 10 है, ग्रेविटी भी 10, तो टी कहीं ना कहीं क्या आ गया, 100 न्यूटन आ गया। तो अब देखो, ये भी 100 न्यूटन होगा, ये भी 100 न्यूटन होगा, ये भी 100 न्यूटन होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालने जाएंगे M2 का वैल्यू, तो टी अपने को मालूम है 100 न्यूटन है, नीचे क्या लग रहा है, M2G लग रहा है, तो M2G हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर। तो कुल मिला के M2 कितना आ जाएगा, तो M2 आ जाएगा 10 kg। तो मतलब ये भी जो आंसर आ गया क्या आ गया, 10 kg आ गया। अब हम लोग बात कर ले बीच वाले मास को निकालना, इस वाले मास को निकालना है। तो देखो, इस वाले को कौन कौन मेंटेन कर रहा है, ये दोनों मेंटेन कर रहा है, दोनों थ्रेड है ना। बीच में अगर एक लगा रहता तो वही, लेकिन ऊपर लगने वाला फोर्स इस पुली के लिए क्या है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स ये दोनों टी है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करने जाएंगे तो 2T ऊपर लगने वाला फोर्स है, नीचे लगने वाला फोर्स M1G, और इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो 2T कहने का मतलब टी का वैल्यू 100 आया है, M1 फाइंड करना है, G का वैल्यू 10 है, G का वैल्यू 10 है। तो यहाँ से अगर M1 निकालना जाएगा, 0 से 0 मार देंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 20 kg। तो इस M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो M1 का वैल्यू आ जाएगा 20 kg। समझ आया बात। बस करना क्या है, हम लोगों को देखना है फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा किसको मैनेज कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये T2 इन दोनों को मैनेज कर रहा था, यहाँ पे इस पुली को ये टी, मतलब कुल मिला के ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स उन दोनों को देखना है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स यहाँ T2 था, यहाँ नीचे लगने वाला फोर्स मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ही ना हो जाएगा, डायरेक्शन देखेंगे, ये जो नीचे लगने वाला टेंशन था। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको इक्वेट करके उसका इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बस हार्ड क्या है, बनाना आना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, कैसे क्या लेना है, ये बस आना चाहिए, इक्वेशन फॉर्मेशन। और जब हम डेरिवेशन वगैरह भी कर रहे थे तभी हम बोल रहे थे भाई ये सब याद मत करो, रिजल्ट याद मत करो, इक्वेशन बनाना सीखो। अगर इक्वेशन बनाना सीख जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो एक अपने पास सीलिंग है, उस सीलिंग से किसी मशीन को लगा रखा है, स्प्रिंग बैलेंस ही कह लो, और यहाँ पे कुछ रीडिंग होगा, ठीक है। और उसमें से पुली कनेक्टेड है, पुली का जो एक एंड है वो आदमी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा एंड किसी बॉक्स से कनेक्टेड है, और आदमी जिस पे खड़ा है वो वेइंग मशीन पे खड़ा है। तो आदमी जो खड़ा है ये किस पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है। तो कुल मिला के अगर हम देखने जाएंगे तो नीचे लगने वाला फोर्स mg, ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, तो फाइंड टेंशन और नॉर्मल और रीडिंग, ये रीडिंग भी निकालना, तो ये सब निकालना। और ये दे क्या रखा, मास ऑफ मैन दे रखा 60 kg, मास ऑफ बॉक्स दे रखा, ये जो बॉक्स है उसका बॉक्स का मास दे रखा 20 kg, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, टेंशन निकालना अपने को। तो टेंशन निकालना है, तो टेंशन तो यही थ्रेड में होगा, इस थ्रेड में ही टेंशन होगा। तो इस थ्रेड का टेंशन अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में टी, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ही होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टी। तो टेंशन किसके बराबर होगा, तो यहाँ जो टी है, ये जो टेंशन है मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स। अब ये ऊपर लगने वाला फोर्स किसके किसके बराबर होगा, ये अपने को बात करना। तो टेंशन अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो देखो, इसके लिए अगर बात करने जाएंगे टेंशन, तो क्या देखने को मिलेगा, टेंशन मतलब ऊपर। सबसे पहले ना यहाँ थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये वाला हिस्सा, अरे यार थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ये और यहाँ देखो, हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देखेंगे फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये डायरेक्शन। तो यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा होगा थ्रेड में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाए, ऊपर क्या क्या, तो नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा n। और ये n कौन लगा रहा, तो n जो है, जैसे देखो आदमी अगर वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो आदमी अगर वेइंग मशीन पे खड़ा है, अगर आदमी वेइंग मशीन पे mg फोर्स लगा रहा है, तो वेइंग मशीन बदले में उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। साथ साथ ये जो बॉक्स है वो भी तो लगाएगा, बॉक्स भी तो नॉर्मल रिएक्शन। देखो यहाँ है क्या, दो चीज़ें, एक तो वेइंग मशीन है और उसके नीचे बॉक्स है। तो हम केवल अगर आदमी के लिए बात करने जाएंगे, तो आदमी अगर वेइंग मशीन पे mg फोर्स लगा रहा है, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है। कहने का मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। लेकिन ये जो बॉक्स है, बॉक्स भी तो ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो बॉक्स भी एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो अब ऊपर लगने वाला फोर्स क्या क्या है, तो अगर हम एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है टेंशन। तो अगर हमको टेंशन निकालना है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स T है, N है, और वो किसके बराबर है, mg के। तो T है, N है, और वो किसके बराबर है, mg है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स टेंशन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया जो वेइंग मशीन पे खड़ा है, साथ में आदमी का mg हो गया, क्योंकि अभी हम केवल आदमी के लिए बात कर रहे हैं, बॉक्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो टी कितना हो जाएगा, तो पता नहीं है भाई, तो टी कुछ होगा,
नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कुछ होगा पता नहीं है। एन कितना, तो मास ऑफ मैन ये है और ये है, तो कुल मिलाकर टी प्लस एन कितना आ गया, 600 न्यूटन आ गया। मतलब टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर आ गया, 600 न्यूटन के लिए। अब हम लोग यही बात इसके लिए कर लेंगे, बॉक्स के लिए, ठीक है। तो अगर ये तो सबसे पहले आदमी के लिए बात हो गया, आदमी जिस वेइंग मशीन पर खड़ा है उसके लिए। अब हम बॉक्स के लिए बात कर जाएंगे, जिस केज के अंदर वो है। तो केज के अंदर देखने जाएंगे तो ये केज भी है, कहीं ना कहीं थ्रेड से कनेक्टेड है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स टी हो जाएगा। और उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, जैसे देखो ये ऊपर लगने वाला फोर्स टी है, उसको काउंटर बैलेंस कौन करे। तो सबसे पहले अगर ये बॉक्स के लिए हम लोग जाएंगे, जो हम लोग के पास केज है, ये वाला जो बॉक्स है, उसके लिए अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो ये टेंशन जो है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है कि नहीं। हम क्या किए हैं कि हम इसको कनेक्ट किए हैं, जैसे ये इसको खींच रहा होगा, हम यहाँ पे हम केवल इसका बात करें, ये वाला चीज़ का बात करें। जैसे ये रस्सी इसको खींच रहा है, तो बदले में बॉक्स भी तो इसको नीचे खींच रहा होगा, बॉक्स भी तो नीचे खींच रहा होगा। तो जो बॉक्स भी नीचे खींच रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो भी लगा रहा होगा, और साथ में बॉक्स का mg नीचे की तरफ। तो कुल मिला के अगर हम केवल बॉक्स के लिए बात करने जाएंगे, ये हो गया आदमी के लिए, ये हो गया बॉक्स के लिए। बॉक्स के लिए अगर बात करने जाएंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ क्या क्या है, तो नीचे की तरफ ये जो बॉक्स है इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, जो बॉक्स है उस थ्रेड को नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे हम बनाना चाह रहे थे लेकिन हम यहाँ बना दिए, इसका हाथ एक हाथ से लंगड़ा हो गया एक हाथ से। तो नीचे की तरफ एन होगा और साथ में बॉक्स का mg, अरे यार ये क्या हो रहा है, साथ में बॉक्स का mg, ये बॉक्स का mg नीचे की तरफ। ये तो आदमी के लिए था, ये बॉक्स के लिए हो गया। तो हम लोग अभी बॉक्स के लिए केवल डील करें, मतलब इसमें हम ऐसा अज्यूम करें आदमी नहीं। तो जो टेंशन है, मतलब यहाँ से जो टेंशन निकाले, यहाँ से वो जो टेंशन है किसके बराबर है, तो टेंशन और ऊपर नॉर्मल नीचे mg की। और यहाँ से अगर हम निकालने गए, जो बॉक्स से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो उसका बॉक्स से कनेक्टेड, वहाँ से अगर निकालने गए तो टेंशन हो गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, तो बॉक्स का mg होगा। और साथ में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो बॉक्स लगा रहा होगा, तो बॉक्स भी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ से इक्वेशन अगर लिखने जाएंगे तो टी मालूम नहीं है अपने को, एन मालूम नहीं है अपने को, लेकिन mg मालूम है 20 और g हो जाएगा ये तो 200। तो टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, n + 200। टी का वैल्यू यहाँ रख दो, रख देते हैं भाई। टी का वैल्यू अगर रखेंगे वहाँ पे क्या है इक्वेशन, टी प्लस एन है ना, टी का वैल्यू वहाँ रखेंगे तो 2n + 200 = 400। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। अगर n का वैल्यू 200 आ गया तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। तो n भी निकाल लिया हम लोग, t भी निकाल लिया। और रीडिंग निकालना है, तो भाई जो रीडिंग अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो रीडिंग, अब देखो यहाँ पे फोर्सेस का डायरेक्शन देख लीजिए, क्या ले ले भाई, ये कलर ले ले। रीडिंग यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से रीडिंग आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, जिस नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा उसी फोर्स की वजह से इसमें रीडिंग आ रहा होगा। अब रीडिंग अगर हमको निकालना है तो इस फोर्स को, तो ये वाला फोर्स अगर हम लोग बात करेंगे, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम बात कर ले, ये जो टेंशन है, ये वाला जो टी है, ये वाला जो टेंशन है, ये थ्रेड अलग है, ये थ्रेड अलग है, ठीक है। तो ये वाला जो टेंशन है वो किन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थ्रेड में इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर अगर हमको रीडिंग बात करना है, यहाँ हम लिख देते हैं, अगर रीडिंग के बारे में बात करना है तो रीडिंग जो है बैलेंस कर रहा है, मतलब रीडिंग इस फोर्स की वजह से, रीडिंग इन दोनों टी को बैलेंस कर रहा है। तो रीडिंग को अगर बात करना तो कहीं ना कहीं किसके बराबर होना चाहिए, 2t के बराबर। और 2t कहने का मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 800 न्यूटन का रीडिंग बताएगा। हम अभी फोर्स में रीडिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स के हिसाब से कितना इस पर फोर्स लग रहा होगा, 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था। सबको अलग अलग डील करना है, जैसे देखो इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हम इसको एक अलग डील किया, हम बॉक्स को अलग डील किया, हम इसको अलग डील किया, सबको अलग अलग डील करके इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आंसर ले लो। यही सीखना है। सीखना है क्या, रटना नहीं है कि भाई ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये करना है, ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये, रटना कुछ नहीं है। सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति पे, हर एक चीज़ पे कितना कैसे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा वो हम बना लिए, उसका इक्वेशन लिख लिए और उसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा, और अपने को फाइंड करना है एसेलरेशन ऑफ मास, मतलब इस मास का एसेलरेशन फाइंड करना है। तो देखा जाए क्या सिचुएशन है, कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात करना है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ देखेंगे तो नीचे क्या लगेगा, mg, और बदले में ऊपर क्या लगेगा, t। यहाँ t लगा है तो यहाँ भी t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा, और यही आके कनेक्ट होकर यहाँ भी t लगना है। तो हर तरफ क्या लगना है, यहाँ पे t t t t t t ही लगना है हर तरफ। यहाँ पे अगर t लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करने जाएंगे तो F नेट क्या हो जाएगा अपने पास,
क्योंकि क्या है ये इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन याद रखना। अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट क्या हो जाएगा 0, मतलब जो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए 0। और अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, यही होगा ना। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास फॉर, ये हम स्टार्टिंग बताए थे, ये सारा जो भी हम लोग बात करें किसके लिए बात करें, इक्विलिब्रियम के लिए बात करें। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, ऑब्जेक्ट रुक गया। अगर मोशन देखने को मिल रहा है तो एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो एफ नेट यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए नीचे लगने वाला फोर्स। तो कोई भी हम ऊपर लगने वाला फोर्स, जैसे मान लो हम केवल इस सीन को उठा रहे हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला इस सीन को उठा रहे हैं, बस हम इसको कंसिडर करें। तो अगर इसको बस कंसिडर करें फोर्स के लिए, तो ऊपर लगने वाला फोर्स 2T है, नीचे लगने वाला फोर्स T है, क्योंकि इसको नीचे खींच रहा होगा। तो जो 2T है वो किसके बराबर है, T के, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स 2T, नीचे लगने वाला फोर्स, दोनों बराबर हो गया। अब इससे अगर सॉल्व करके हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या आ गया 0, और T का वैल्यू 0 आने का मतलब कि भाई थ्रेड में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर थ्रेड में कोई टेंशन ही नहीं है तो कहने का मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 0। अगर ऊपर वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास mg, और mg अगर बात करने लगेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा ग्रेविटी के। तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सेलरेशन वो किसके बराबर आ गया, g के, क्योंकि भाई कोई टेंशन ही नहीं लग रहा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, मास तो कभी 0 नहीं होना है, तो 0 क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर देखो किसी भी थ्रेड में टेंशन 0 आने का मतलब क्या होना कि स्लैग हो जाएगा, स्लैग कहने का मतलब आपस में गिट्ठा जैसा बन जाएगा, तो टेंशन कभी 0 नहीं आ सकता। एक बात हमको ये जानना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग कोई इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें ma इज इक्वल्स टू 0 करें तो मास कभी 0 नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो अगर ऊपर टेंशन 0 हो जाएगा तो जब ऊपर खींचने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ अगर हवा में है कोई चीज़, ठीक है, तो ऊपर इसको कोई खींच नहीं रहा है या इसको कोई होल्ड करके नहीं रखा है, तो वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में फ्री फॉल हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा। तो जब इस थ्रेड में टेंशन ही नहीं है, अगर मान लो ज़मीन पे रहता तो ये केस होता, एक्सेलरेशन 0। लेकिन यहाँ भी हवा में है, तो हवा में है तो भाई गिरने लगेगा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के। तो इस सिचुएशन में जो ए है वो किसके बराबर हो गया, ग्रेविटी के। तो याद क्या रखना है, याद रखना है इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बनाना आ रहा है तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो अब दोनों से क्वेश्चन अगल बगल में है, आस पड़ोस में है। तो अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आ गया। अभी तक हम लोग देख लेते पुली वाला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, मल्टीपल पुली था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब हम लोग देखेंगे कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम क्या है कि दो बॉडी आपस में जुड़ा हुआ है, एक फोर्स हम लगा रहे हैं तो अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना। तो दोनों सिचुएशन वैसे ही, दोनों को डिस्कस कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ हम लोग कितने का लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का। किस मास पे लगा रहे हैं, 2 kg का। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड मास मानेंगे। ये क्या है, कंबाइंड मास, क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है तो हम दोनों मास को एक साथ मान लेंगे। तो जो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, एफ एक्सटर्नल कह लो या फिर एफ नेट कह लो। तो एफ नेट कितना है, 20 न्यूटन का। अब भाई जब इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कहीं इसी डायरेक्शन में होगा। इतना तो क्लियर है, जब हम फोर्स इधर लगा रहे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही कहीं होना चाहिए। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, कितने मास पे लगा रहे, तो 2 kg और 3 kg दोनों पे लगा रहे। और क्या फाइंड करना अपने को, ए फाइंड करना। तो ए कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ निकलेगा, इन दोनों के बीच में। किस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स यहीं निकलेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ लगाना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये 2 kg का 3 kg पे कितना फोर्स अप्लाई करे ये हमको लगाना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम निकाले, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। हम लोग को अब केवल इस सिचुएशन के लिए बात करना, मतलब इस पॉइंट के लिए बात करना। तो हम लोग फोर्स कितने का लगा रहे हैं, तो भाई जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स तो इधर भी आएगा। तो फोर्स हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब यही है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो हम लोग फोर्स यहाँ लगा रहे हैं वही तो ट्रांसमिट होकर इधर आएगा, और वही तो कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। समझ आ रहा बात।
एग्जैक्ट 20 न्यूटन आएगा हम ये नहीं कह रहे, हम बोल रहे जो हम फोर्स लगाए हैं वही तो थोड़ा सा ट्रांसमिट होकर यहाँ आएगा, या ज़्यादा ट्रांसमिट होकर, या किसी भी उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होकर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो वही फोर्स हमको निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ के भी नॉर्मल वैसे हम ऊपर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एन लिखे मतलब यहाँ के बीच का फोर्स निकाल रहा है। और किस मास पे निकाल रहे हैं, तो हम 3 kg के मास पे निकाल रहे, कितने एक्सेलरेशन से हो रहा है, 4। तो कुल मिला के जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 12 न्यूटन का। समझ आए बात। हम इन दोनों के बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम ऐसा मानेंगे कि भाई ये 2 kg वाले को हटा दो, अब हम यहाँ पे एक फोर्स लगा दिए। अब ये जो फोर्स है वही अपने को निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है तो भाई 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है तो भाई 4, तो उस हिसाब से कितना आ गया 12। अब बदले में हम बोल देते 3 kg वाला 2 kg पे कितना अप्लाई करेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर 3 kg वाला 2 kg पे लगाने जाएंगे तो हम लोग यही है 3 kg वाला 2 kg, ये है अपने पास 2 kg वाला 3 kg पे। अब 2 kg इसका इधर लगाया जाए तब उस केस में कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू, अगर M में बात करने जाएंगे तो मास कितना अपने पास 2 kg, एक्सेलरेशन है 4, कितना हो गया 8। अब देखो कंबाइंड फोर्स कितना आ रहा 20 न्यूटन, तो बस वही बात है 20 न्यूटन कंबाइंड फोर्स आ रहा। ठीक है, अब इस सिचुएशन को डिस्कस कर लिया जाए, ये वाला प्रॉब्लम। अब एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन 20 न्यूटन, मतलब एक 100 न्यूटन का इधर 20 न्यूटन का इधर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। तो अभी हम लोग यहाँ क्या बात किए, हम लोग जब कभी ऐसा आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल या फिर एफ नेट। एफ नेट किसके बारे में, मास इंटू एक्सेलरेशन के बारे में। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 3 kg के बीच में फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ नेट कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि 100 इधर 20 इधर, तो एफ नेट कितना आ जाएगा 80 का। मास क्या हो जाएगा, टोटल मास लेंगे 5 3 8 2 10 kg का मास, और एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग क्या बात कर लेंगे, बात क्या करना भाई अपने को, फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 3 kg, मतलब यहाँ पे अब अपने को फोर्स निकालना है, यहाँ पे अपने को फोर्स निकालना कि भाई यहाँ पे क्या कांटेक्ट फोर्स होगा। तो देखो ये 100 न्यूटन का इधर लग रहा, बदले में जैसे यहाँ पे हम क्या बोलते 100 न्यूटन का फोर्स ये इस पे लगा रहा पहला ही बॉक्स, बदले में ये कुछ रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम लोग एन बोलेंगे। वही बात यहाँ था, ये 20 न्यूटन का फोर्स अगर हम यहाँ लगा रहे तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। वही बात यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो बदले में कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा वो क्या लिखेंगे 100 माइनस एन, और क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब वही एफ इज इक्वल्स टू एम ए वाला कहानी, एफ इज इक्वल्स टू एम ए वाला कहानी, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मास देखेंगे तो भाई किसके लिए बात करें हम लोग, 5 kg वाले के लिए बात करें, तो 5 kg 3 kg, तो 5 kg वाले के लिए बात करें। और एक्सेलरेशन कितना 8 का एक्सेलरेशन है तो कितना आ गया 14, तो 100 माइनस एन, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो कुल मिला के 100 माइनस एन, तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 60। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, बहुत गर्मी है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, किसके बीच में 5 kg और 3 kg के बीच में। ऐसे इसके बीच में तुम लोग निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में तुम लोग निकाल लेना, फिर ट्राई करके देखना। देखो कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ये सब बस सोचना है कि कैसे किसके ऊपर क्या फोर्स लगाया जाए किस डायरेक्शन में, तो सारा कहानी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे हो गया, आप देखो फिर से मल्टीपल कनेक्टेड बॉडी है लेकिन थ्रेड के साथ कनेक्टेड बॉडी है। तो थ्रेड के साथ कनेक्टेड बॉडी है और अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन T1 T2। हम लोग अगर इधर फोर्स लग रहा है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर ही होगा। फिर से कहानी वही हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है 120 न्यूटन का, मास कितना है 4 3 7 5 12 का, और एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10। ये समझ आए, क्योंकि भाई सब खिंचाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि कोई रुका हुआ है, सब खिंचा रहा है, तो सबके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10। अब हमको निकालना है टेंशन ये T1। तो अगर T1 निकालने जाएंगे तो देखो ये जो T1 है तो किसको किसको खींच रहा है, तो T1 इन दोनों बॉडी को खींच। जैसे अगर हम T1 के लिए बात करने जाएंगे तो T1 ये है, उसको रोकने के लिए कौन है T2 है। तो जो नेट अगर हम लोग फोर्स बात करने जाएंगे सबसे पहले हम ये निकालते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, देखो ये जो T2 है किसको खींच रहा है, T2 जो है किसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। अब इसको खींच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 3 का है और एक्सेलरेशन 10 है, तो कितना है T2 30 न्यूटन। मतलब ये जो टेंशन है इस थ्रेड में जो टेंशन है वो कितना है 30 न्यूटन का। अब देखो इस थ्रेड के लिए बात करने जाएंगे तो ये जो थ्रेड है अगर हम अलग अलग इंडिविजुअली डील करें तो ये थ्रेड केवल इसके लिए है, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ भी पड़ रहा होगा, लेकिन इसके लिए हम अलग थ्रेड लगा रखे हैं। तो ये थ्रेड से हम केवल इसको डील करेंगे। अगर केवल इसको डील करने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, T इज इक्वल्स टू M इंटू ए,
तो कितना है ये हो जाएगा 40 का। ठीक है, अब मान लो यहाँ भी थ्रेड होता, तो यहाँ भी थ्रेड होता तो यहाँ कितने का आता 50 का। अब सबको कंबाइन करो, देख लो 120 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा और डीपली सोचेंगे, तो ये अगर हम इसको खींच रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर हम इसको खींच रहे हैं, इसको खींचने पे ये भी खिंचा रहा है, वो यही रहा ना, इसको खींच रहे हैं हम, इसको खींचने पे ये भी खिंचा रहा है। तो थ्रेड अगर एक ही होता तो टेंशन सेम होता, सब में टेंशन सेम होता है अगर एक ही थ्रेड होता, लेकिन अलग अलग थ्रेड है तो टेंशन सब में अलग अलग है। हम जब इसको खींच रहे हैं, जब इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो मतलब हमको इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर हम कंबाइन करके निकालने जाएंगे कि भाई कितना अपने को T1 लग रहा है कि मतलब टूटे ना, तो कंबाइन करके अगर निकालने जाएंगे तो अपने पास मास हो जाएगा 7 kg का, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 का, तो कंबाइन करके कितना आ जाएगा 70 का। अब 70 का कंबाइन करके आने का मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ दोनों का बात कर लिया हम, कि मतलब इस पूरे सिस्टम का हम लोग बात करें, इस पूरे का, कि इस पूरे पे कितना आ गया अपने पास 70 का। मतलब ये जो थ्रेड है वो इसको भी खींच के ले आ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 70 न्यूटन का। समझ आए बात? जैसे यहाँ पे 120 अब सबको कंबाइन करेंगे तो 120 आ रहा था ना, वही बात हम कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर इस मास को हम खींचें, इस मास को अगर हम खींच रहे हैं तो आगे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ हम फोर्स लगाने के लिए केवल इसको थोड़ी खींच रहे हैं भाई, हम इसको भी खींच रहे हैं। तो जो कंबाइन अपने पास टेंशन आएगा, मतलब हो सकता है कि अगर ये इसको रोके तो थ्रेड टूट जाए, ये भी तो इसको काउंटर करने का कोशिश करेगा ना। तो जब काउंटर करने का कोशिश करेगा तो नेट टेंशन इस थ्रेड में कितने का आ जाएगा 70 न्यूटन का। तो समझ आया आपको? उम्मीद करते हैं ये कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम था। आगे डिस्कस कर ले, आगे क्या है अपने पास। तो आगे है अपने पास, वैसे 20-25 मिनट हो भी गया, और कितना क्वेश्चन है, ठीक है 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करके बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो अब अपने पास रोलर वाला क्वेश्चन है। रोलर वाला क्या था कि हम लोग देखे थे ना कि इट इज़ ईजियर टू पुश और पुल अ रोलर, ऐसा कुछ एक कंडीशन हम लोग देखे थे, वही कंडीशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अपने पास एक रोलर है जिसको ग्राउंड पे रोल किया जा रहा है, रोलर का जो मास है 70 kg है, और जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी एंगल पे, कितना एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे। तो बोला है कि नॉर्मल ऑन रोलर बाई ग्राउंड। तो नॉर्मल ऑन रोलर मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं तो अपने पास 2 आता है। हमको क्या करना, ऊपर लगने वाला फोर्स बताना, ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो नीचे सबसे पहले क्या हो जाएगा mg, बदले में ऊपर क्या हो जाएगा, तो बदले में ऊपर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर हमको बताना है तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए तो सबसे पहले इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करने पे एक कंपोनेंट आगे आता है जो हम धक्का देते हैं तो आगे लेके जाता है, और एक कंपोनेंट हमारा नीचे की तरफ चला जाता है ग्राउंड में, नीचे की तरफ चला जाता है ग्राउंड में। नीचे की तरफ ग्राउंड में जाने वाला कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है F sin थीटा। आगे की तरफ जाने वाला कंपोनेंट क्या होता है F cos थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर वाला फोर्स जो है किसको किसको बैलेंस कर रहा है, तो F sin थीटा और mg दोनों को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि भाई उड़ नहीं ना रहा है वो, तो इसलिए बैलेंस करके रखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो n इज इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। mg कहने का मतलब मास हो गया 70 का, g हो गया 10 का, F कहने का मतलब हो गया 200 न्यूटन का, और sin 30 हो गया। sin 30 कहने का मतलब हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 700, हाफ मतलब 100। तो कुल मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा 800 न्यूटन। देखो अब 2 तरीके से कर सकता है। अगर ये इक्वेशन तुम लोगों को याद है, जो हम लोग रोलर वाले में इक्वेशन देखे थे, अगर इक्वेशन याद है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, तो आगे आने वाला कंपोनेंट F cos थीटा, नीचे जाने वाला कंपोनेंट F sin थीटा। अब भाई फ्री बॉडी डायग्राम मालूम है, तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लगेगा, और जो हमारा फोर्स का एक कंपोनेंट था वो भी नीचे लग रहा है जो F sin थीटा है। तो जो नेट नीचे है वो क्या है, mg और F sin थीटा, इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल। तो वही लिख के सॉल्व कर लिया इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वही हम बार करें, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तब कि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है कि फाइंड रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन सो दैट पार्टिकल रिमेन इक्विलिब्रियम। तो एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल यहाँ पे है, इस पार्टिकल पे 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अपने को रिजल्टेंट निकालना है वाई डायरेक्शन में। रिजल्टेंट निकालना वाई डायरेक्शन में, सबसे पहले एक्स वाई जेड बता दें। तो ये अपने पास वाई, ये अपने पास एक्स, तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाला भी छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है, लिख देते हैं ये एक्स टेस्ट, क्यों छोड़ना, वाई टेस्ट। ये है अपने को रिजल्टेंट निकालना वाई डायरेक्शन, मतलब इस वाले एक्सिस के अलावा अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर इस वाले एक्सिस के अलावा अपने को रिजल्टेंट निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इधर क्या आएगा F cos थीटा, इधर आएगा F sin थीटा। F cos थीटा कहने का मतलब ये जो ऑरेंज वाले का कंपोनेंट हम इधर बनाएं, तो ऑरेंज वाले का कंपोनेंट एक आएगा इधर, एक आएगा इधर,
इधर आएगा अपने पास 4 न्यूटन और साइन 30 कहने का मतलब हो गया हाफ, तो कुल मिला के इधर आ गया 2 न्यूटन। समझ आया? मतलब इस 4 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक आएगा इधर, एक आएगा इधर। इधर आएगा अपने पास F साइन 30, तो F साइन 30 कहने का मतलब 4 न्यूटन और साइन 30 मतलब हाफ, तो आधा क्या, तो 2 न्यूटन। इधर अगर चले जाएंगे तो आएगा F cos 30, F cos 30 कहने का मतलब √3/2 होगा ना, तो 4 √3/2, तो कहने का मतलब 2√3 आ जाएगा। इसको रिजॉल्व किए तो यह है। थोड़ा सा मिस्टेक अगर कहीं होगा सॉल्व करने में तो उसको संभाल लेना तुम लोग, ठीक है? इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए कहीं करते करते, तो संभाल लेना उस चीज़ को। अब जैसे इसको रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा, तो 1 न्यूटन और cos 60 डिग्री, तो यहाँ कुल मिला के ये आएगा cos 60 मतलब हाफ हो गया, तो इधर कुल मिला के आ जाएगा हाफ, ठीक है? और इधर आएगा अपने पास F sin 30 मतलब F sin 60, और sin 60 कहने का मतलब √3/2, तो ये आ गया अपने पास √3/2। तो देखो इन दोनों को रिजॉल्व किया, नेट फोर्स इधर 2 आया है, एक इधर 2 आया है, एक इधर हाफ आया। अब इसको भी रिजॉल्व कर ले, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका पेन का कलर बदल ले, बहुत व्यवस्था है भाई अपने पास, ये भी व्यवस्था है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर आएगा अपने पास F cos 45, इधर आएगा F sin 45। तो F cos मतलब 2 न्यूटन और cos 45 मतलब 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ पे भी 1/√2, तो कुल मिला के 2/√2 और 2/√2 ये भी आया। अब देखो मतलब अब इसको हम बनाएं अच्छे से थोड़ा, जो अपने को फोर्सेस मिल गए हैं। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं चार्ट, तो ये हो गया, ठीक है? अब जो नेट फोर्स अपने को मिला है वो हम बना लेते हैं। जो नेट फोर्सेस अपने को मिले हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में 2 फोर्स है अपने पास, ऊपर के डायरेक्शन में 2 फोर्स है अपने पास, इस डायरेक्शन में भी 2 फोर्स है अपने पास, ठीक है? इस डायरेक्शन में 1 फोर्स है, इस डायरेक्शन में 1 फोर्स है, ये अपने को मिला, ठीक? अब हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है? माइनस इसको करेंगे। जैसे यहाँ ऊपर क्या है अपने पास, यहाँ पे अपने पास 2√3 और √3/2, तो 2√3 प्लस √3/2 ये हो गया ऊपर का फोर्स, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। नीचे वाला फोर्स क्या है अपने पास, 2/√2, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा अपने पास वाई डायरेक्शन में, ठीक है? नेट फोर्स आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, और ऊपर ही आएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। अब इन दोनों को देखेंगे तो इस तरफ है अपने पास 2 न्यूटन का फोर्स, अगर हम एक्स वाले को डील कर रहे हैं तो इस तरफ है 2 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ है आधा और 2/√2। इसको सॉल्व कर ले रैशनलाइज करके, तो रैशनलाइज करेंगे तो 2√2 से मल्टीप्लाई, तो 2√2/2 कुल मिला के √2 आएगा, और √2 कहने का मतलब 1.414, ठीक है? तो यहाँ आया अपने पास √2 मतलब 1.414 और हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 और 1.4 कुल मिला के इस डायरेक्शन में आया 1.9, लगभग 1.9 आया इस डायरेक्शन में, और ये अपने पास 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, आएगा माइनस करके 0.1 न्यूटन का, ठीक? अब क्या होगा, 0.1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स आया, इस डायरेक्शन, तो नेट फोर्स एक्स में ये आया, नेट फोर्स वाई में ये आया। हम लोग को बोला फाइंड रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, तो यही है अपना रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन। लेकिन जैसे देखो इसमें एमसीक्यू अगर आ जाएगा ना, तो एमसीक्यू यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम बताना, तो हमको इसको अगर इक्विलिब्रियम में बताना और नेट फोर्स अगर वाई में बताना, तो हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मतलब जो नेट फोर्स अपने पास ये आ रहा था एक्स में, इसको हमको कैंसिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा, 0.1 न्यूटन का। अगर हमको रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में ले आना है तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो फाइंड रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, जो ये निकल के आ गया। क्वेश्चन ये बोलेगा कि इफ द पार्टिकल रिमेन एट इक्विलिब्रियम एंड इट हैज़ टू मूव इन वाई डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द काउंटर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो काउंटर फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या ले आना पड़ेगा, अगर उसको पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मूव कराना है तो काउंटर फोर्स ले आने के लिए क्या ले आना पड़ेगा, 0.1 न्यूटन का। मतलब हमको नेट फोर्स एक्स में 0 करना है ताकि वाई में वो मूव कर सके, तो एक्स में काउंटर फोर्स कितना होना चाहिए, तो एक्स में फोर्स को 0 करने के लिए जो काउंटर फोर्स होगा, मतलब जो बचा हुआ फोर्स है वही अपना काउंटर फोर्स हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये 0.1 न्यूटन का माइनस में अगर आता तो हम लोग प्लस में लगाएंगे 0.1 न्यूटन का, अगर प्लस में आएगा तो हम लोग माइनस में लगाएंगे। समझ आया बात? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे, जो स्यूडो फोर्स है, अभी फ्रिक्शन रिलेटेड न्यूमेरिकल बचा हुआ है, अभी और एक ठो इंक्लाइंड प्लेन वाला कुछ न्यूमेरिकल है, 1-2 ठो, वो सब डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, और
थोड़ा सा कोशिश करना है कुछ अच्छा करने का, हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। राम राम, तब तक के लिए।